सर मैं कह रही थी कि जो मेरा एक्चुअली अब कल जो प्री बोर्ड था ना, अब वो पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ लाइक पोल्यूशन वगैरह, और वो नेक्स्ट मंडे है अब। तो अभी मैं रेगुलरली आऊंगी, तो आप तब वो करा सकते हो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, Yes. ऑलराइट। चलो कोई नहीं। मतलब पोल्यूशन की वजह से स्कूल बंद चल रहे हैं ना अभी? ऑनलाइन हो गया, यस। ऑनलाइन होगा। ऑलराइट, हमने भी नोटिस करा था, आया था हमको। चलो कोई नहीं बेटे। अक्षय भी आ गया है। हाय अक्षय, हाउ आर यू? चलो व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। हाँ ओके। तो बेटा प्रोबेबिलिटी स्टार्ट तो हम कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले प्रोबेबिलिटी के कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। टर्मिनोलॉजी क्या है? कुछ सिंबल्स हैं, उनके नेम है स्पेशल। ऑलराइट, तो उनको हम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ चांस और हैपनिंग। अगर किसी चांस या हैपनिंग की स्टडी की जाए तो वो क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकली अगर हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करें बेटे, तो प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन। प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन whose domain is simple space। डोमेन क्या होता है? सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस एक तरह से यूनिवर्सल सेट का काम करता है। सेट थ्योरी हमको मालूम होगी थोड़ा बहुत, तो उससे रिलेटेड बोल रहे हैं। टू द कोडोमेन और रेंज इज फ्रॉम 0 to 1। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 से 1 के बीच में होती है। 1 तक होती है, 0 से 1 तक। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 एंड प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी लेस देन 0। ये कुछ फैक्ट है जो हमको मालूम होने चाहिए, पहले से ही है। ये इसको डिफाइन करने का नया तरीका है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन whose domain is simple space and codomain or range is 0 to 1। ओके। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा फंक्शन है जिसका रेंज 0 to 1 होता है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो है 0 से कभी छोटी नहीं हो सकती, मतलब निगेटिव नहीं हो सकती, एंड प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, मोर देन 1 नहीं हो सकती। ऑल राइट, अब टू होप दैट यहां तक क्लियर होगा। यहां तक बेसिक डेफिनेशन थी। एनी इवेंट, एनी सबसेट ऑफ एस, कोई भी सबसेट, एस का कोई भी सबसेट। कितने भी सबसेट बन सकते हैं? किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं? 2 की पावर n पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। अब इन 2 की पावर n में एक नल सेट भी होता है और एक यस खुद भी होता है। ठीक है। ये जो 2 की पावर n सबसेट होते हैं उसमें एक सबसेट n होता है, नल होता है, और दूसरा सबसेट s भी होता है। ईच सबसेट ऑफ ईच सबसेट E ऑफ S इज एन इवेंट। व्हाट इज इवेंट? अगर अब मैथमेटिकली कोई पूछेगा व्हाट इज इवेंट, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सिंपल स्पेस। क्लियर है डेफिनेशन? इवेंट की डेफिनेशन क्लियर है? व्हाट इज सिंपल स्पेस?
simple space is a universal set which obtained by all possible outcome. सिंपल स्पेस क्या है? सिंपल स्पेस वो यूनिवर्सल सेट है भाई, जितने ये 2 की पावर n सबसेट बनेंगे उनके लिए तो S जो है वो यूनिवर्सल सेट ही होगा ना। तो सिंपल स्पेस इज ट्रीटेड एज ए यूनिवर्सल सेट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ये बात क्लियर हुई? डेफिनेशन में कहीं अगर आपको दोबारा से रिपीट कराना हो तो डेफिनेट तौर पे हमको बोलिएगा कि सर ये बात फिर से रिपीट करिए, ठीक है? या आप कुछ लिखना चाहे या लेक्चर आप देखना चाहे तो आप वीडियो देख सकते हैं, टीचमेंट में वीडियो रहती है हमारी, ठीक है? नेक्स्ट है इवेंट हो गया, एवरी सबसेट ऑफ सिंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। अब आते हैं टाइप ऑफ इवेंट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ इवेंट की बात करें तो 2 इवेंट हैं, एक यूनिवर्सल इवेंट नल इवेंट और एक सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस, इन 2 इवेंट को हम अलग अलग नाम देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या नाम बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक। और यूनिवर्सल इवेंट यस को सिंपल स्पेस वाले इवेंट को क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। श्योर या सर्टेन दोनों की मीनिंग सेम है, ठीक है? श्योर या सर्टेन। अब इनकी प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन कर लें। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू होता है, इवेंट को हम ई से लिख रहे हैं, ई इज एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इवेंट। उस इवेंट में कितने मेंबर हैं अपॉन ऑर्डर ऑफ सिंपल स्पेस, मतलब फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है? जो हमारे इवेंट में है, ठीक है? और अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम क्या है? जो सिंपल स्पेस में है। ये सारी बातें हम छोटी क्लासों छोटी क्लास का मतलब 9th 10th 11th तक पढ़ते चले आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी के रिगार्ड, ठीक है? नेक्स्ट, इस तरह से अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट या नल इवेंट क्या आएगा? नल इवेंट का ऑर्डर कितना होता है बेटे? ऑर्डर ऑफ नल इवेंट अपॉन ऑर्डर ऑफ सिंपल स्पेस। ऑर्डर ऑफ सिंपल स्पेस। तो नल इवेंट का ऑर्डर तो हमेशा 0 होता है। ऑर्डर ऑफ नल इवेंट क्या होगा? नल सेट का, इम्पॉसिबल इवेंट का ऑर्डर ऑलवेज क्या होगा? 0 अपॉन ऑर्डर ऑफ एस। ऑर्डर ऑफ एस कभी 0 नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सिंपल स्पेस का ऑर्डर जो है वो कभी एम्प्टी नहीं हो सकता, तो ये कितना हो जाएगा? 0। इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या आती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या आती है? 0 आती है। ऑल राइट, होप दैट आपको समझ में आया होगा, ठीक है? कोई पूछे कि क्यों होती है, कैसे होती है, तो आप बता सकते हो कि इम्पॉसिबल इवेंट जो है वो एक एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसका ऑर्डर 0 होता। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट। नेक्स्ट है सिंपल स्पेस खुद का। सिंपल स्पेस का इवेंट प्रोबेबिलिटी जो होगा वो ऑर्डर ऑफ सिंपल स्पेस अपॉन ऑर्डर ऑफ सिंपल स्पेस। तो सिंपल स्पेस को हम श्योर इवेंट भी कहते हैं, इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी हमारी हमेशा इस तरह से, हमारी प्रोबेबिलिटी कहां से कहां के बीच में आती है? 0 से 1 के बीच तक आती है, ठीक है? 0 से लेकर के 1, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 तक रहती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बिलोंग्स इन 0 to 1।
ऑलराइट, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलिए, हमने दो तरह के इवेंट समझे, एक इम्पॉसिबल इवेंट समझे और एक नल इवेंट समझे, ठीक है? ओके, इम्पॉसिबल इवेंट और नल इवेंट समझे, दोनों की प्रोबेबिलिटी जान ली। इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट, मतलब कि दोनों की प्रोबेबिलिटी देख ली। अब आता है सैंपल पॉइंट। क्या आता है? सैंपल, SAMPLE, सैंपल पॉइंट। सैंपल, व्हाट इज द सैंपल पॉइंट? ये बेसिकली दिस डेफिनेशन क्लास 11th को रिलेट करती है, उनको मालूम होना चाहिए, बट हम फिर भी बता रहे हैं अपने क्लास को स्टार्ट करते हुए। सिंपल पॉइंट क्या है? सिंपल पॉइंट, ईच मेंबर फॉर ऑल ए विच ए बिलोंग्स टू सिंपल स्पेस। वो सारे मेंबर जो सिंपल स्पेस में बिलोंग करते हैं वो सिंपल पॉइंट कहलाते हैं। ए इज कॉल्ड सिंपल पॉइंट। सिंपल पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर हुई बेटे? कोई दिक्कत? सपोज अगर हम एक डाई थ्रो करेंगे तो सिंपल स्पेस कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6। ये हमारा डाई थ्रो करने के बाद आउटकम है, ऑल पॉसिबल आउटकम। इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो सिंपल स्पेस का आर्डर जो है वो, और इसका ईच मेंबर आर कॉल्ड सिंपल पॉइंट। तो 1 भी इसका सिंपल पॉइंट है, 2 भी इसका सिंपल पॉइंट है, 3 भी सिंपल पॉइंट है, 4 भी सिंपल पॉइंट है, 5 भी है, 6 है। तो टोटल कितने हैं सिंपल पॉइंट? अब नेक्स्ट आता है सिंपल इवेंट। क्या आता है? सिंपल इवेंट। ठीक है, ये सिंपल इवेंट क्या होते हैं बेटे? सिंपल इवेंट, इवेंट ऑफ सिंपल पॉइंट, इवेंट ऑफ सिंगल सिंपल पॉइंट। क्या कहेंगे? इवेंट ऑफ वन, या वर्ड सिंगल यूज कर लो, सिंगल सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट, ठीक, या वन और सिंगल ना यूज करो। तो अगर हम यहां पे प्लूरल नहीं यूज कर रहे हैं, पॉइंट्स नहीं लिख रहे हैं, इवेंट ऑफ सिंपल पॉइंट, एक पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, इज कॉल्ड सिंपल इवेंट, इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। सिंपल, SIMPLE, को इधर लिखता हूं। इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट समझ में आया बेटे? यस और नो? सिंपल इवेंट समझ में आया? सिंपल इवेंट कुछ नहीं है, एक एक सिंपल पॉइंट का अगर इवेंट बनाया जाए, अगर हम इवेंट 2 लिख दें तो ये क्या कहलाएगा? सिंपल इवेंट कहलाएगा। मतलब कि सेट की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो सेट की लैंग्वेज में एवरी सिंगलटन सेट इज अ सिंपल इवेंट। क्या बोलेंगे? एवरी सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है? वो सेट जिसमें एक मेंबर हो केवल। ठीक है, वो सेट जिसमें केवल और केवल 1 मेंबर हो, वो क्या कहलाता है? सिंगलटन सेट कहलाता है। तो एवरी सिंगलटन सेट इज कॉल्ड, जैसे यहां ई का ऑर्डर 1 है, इसमें कितने मेंबर हैं? 1 मेंबर है, तो इस तरह से ये सिंगलटन सेट कहलाएगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो एवरी सिंगलटन सेट इज अ सिंपल इवेंट, इज अ सिंपल इवेंट।
अब क्वेश्चन यहां भी ये उठता है, हम कहीं से भी नहीं लिख सकते, ये सिंगलटन सेट जो है कहां से कोरिलेट होना चाहिए, रिलेटेड विथ सिंपल स्पेस, कहीं से भी नहीं लिख सकते हैं, रिलेटेड विद ये हिडन है इसमें ये बात, विद सिंपल स्पेस, यस का मतलब सिंपल स्पेस। ठीक है, जो सिंगलटन सेट की हम बात कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, सिंपल स्पेस से रिलेटेड होना चाहिए। अगर सिंपल स्पेस से नहीं रिलेटेड है तो वो इवेंट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इवेंट की डेफिनेशन ही हमने बताई है कि एवरी सबसेट ऑफ सिंपल स्पेस इज एन इवेंट। इवेंट की डेफिनेशन ही बताई है कि सिंपल स्पेस का जो है वो सबसेट जो है वो इवेंट है, तो वो सिंगलटन सेट भी सबसेट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बात में कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट, ठीक, क्या आता है, कंपाउंड इवेंट। अब मोर देन वन सिंपल पॉइंट का जो इवेंट होगा, ठीक है, an event that have more than one sample point, an event that have more than one sample point, एक सैंपल पॉइंट से ज्यादा जिस किसी भी इवेंट में किसी भी सेट में है वो क्या कहलाएगा, ऑफकोर्स इम्पटी सेट तो है ही नहीं है, इवन मोर देन वन कह रहा हूं तो ऑर्डर ऑफ ई, अगर हम ई इक्वल टू ले ले 1 2, तो दो सैंपल स्पेस से मिलकर बना है, दो सैंपल पॉइंट से मिलकर बना है ये इवेंट, तो ये कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। क्लियर है? अगर ए एंड बी दो इवेंट हैं और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट इवेंट। क्या कहलाएंगे ये, डिसजॉइंट इवेंट। अब आ जाते हैं हम अपने सिलेबस पे। ठीक है बेटे, किस पे आ जाते हैं, सिलेबस पे। ये जो था ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जिनको हमें जानना इंपॉर्टेंट था। अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो, फिर हम सिलेबस स्टार्ट करते हैं। कुछ पूछना है बेटे डेफिनेशन से रिलेटेड? नो सर, नो डाउट। अक्षत आपको बेटे एवरीथिंग इज क्लियर डेफिनेशन से रिलेटेड? चलो हम आते हैं वापस सिलेबस पे, और थोड़ा सा बुक भी देखना पड़ेगा सिलेबस में कितना है, कितना डिलीटेड पोर्शन है। जैसे 3D में प्लेन डिलीटेड था, हम बिगिनिंग में मूड बनाए थे कि प्लेन भी पढ़ाए। हमको ओल्ड सिलेबस लर्न है, दिमाग में है, बट अभी देखना है कि ये न्यू सिलेबस में क्या है। प्रोबेबिलिटी आप लोग बुक खोल लीजिए, हम फोन पे बुक ओपन कर ले रहे हैं। ठीक है, हमारा वीडियो भी आप लोग को विजुअल होता है। हम कैमरे पर रहते हैं। यस सर, दिख रही है आपकी वीडियो। तो बेटे यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा है फर्स्ट ऑल ऑफ सैंपल पॉइंट हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, और जो हमें पढ़ना हमें जो स्टडी करना है वो स्टडी करना है। डेफिनेशन सारी बेसिक चीजें हमने बता दी हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या पढ़नी है अपने को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या पढ़नी है अपने को, स्टार्टिंग यहीं से करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ेंगे। ठीक है,
उसके आगे देखेंगे बे थ्योरम है, बर्नौली थ्योरम है। ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग तो काफी कुछ था, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे बुक के साथ कितना है कितना नहीं। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं तो एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, और दोनों का इंटरसेक्शन ए और बी है। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि दो इवेंट है हमारे पास। ठीक है, अब कुछ भी हो सकता है, ए हो जाने के बाद बी का होने का क्या चांस है, अकरिंग ऑफ हैपनिंग ऑफ वन, व्हाट इज चांस ऑफ अकरिंग ऑफ अदर। ठीक है, तो हमको ये गिवन होगा, जो चीज गिवन होगा वो ऑलरेडी हैपेंड है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैव बीन अकर्ड। तो इसको हम क्या क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी, इसको लिखते हैं मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी, एंड रीड करते हैं प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी। और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैव बीन अकर्ड, बी के अकर्ड हो जाने के पश्चात, तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों के अकर होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों इवेंट इंटरसेक्शन दोनों कैसे अकर्ड होंगे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये तो ओरिजिनल फार्मूला है, ओरिजिनल फार्मूला है, लेकिन हम इस फार्मूले को शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले को शॉर्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इस फार्मूले को शॉर्ट ऐसे करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ इवेंट अपॉन ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस, ये बताया था ना। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस ओवरऑल ऑर्डर ऑफ बी अपॉन ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस। ऑल राइट, इतना क्लियर हुआ। तो ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस से ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस कैंसिल हो जाएगा बेटे, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर ऑर्डर ऑफ। ऑल राइट, तो इसी फॉर्मूले को हम ए ओवर बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ऑर्डर ऑफ बी। ये फार्मूला खास करके एमसीक्यू में ज्यादा यूज होता है, जहां पे हमको डिटेल आंसर नहीं देना होता। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें तो सेम फार्मूला हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए। इसका क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ लास्ट स्लाइड ओपन कर देते हैं। ठीक है सर। और आपको हम रिमाइंड अगेन एंड अगेन करा दे रहे हैं, टीचमेंट के ऐप पर वीडियो पड़ी रहती है, आप जब चाहें नोट लेक्चर भी रहता है, दोनों में से दोनों को जब चाहें जब आप देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। यस सर। टीचमेंट में जो भी हम लाइव पढ़ाते हैं उसका लाइव रिकॉर्डिंग रहता है। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, और इसी को हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर ऑर्डर ऑफ ए। ऑलराइट, अब बेटे यहां से इंटरेस्टिंग फार्मूला डेवलप होता है कि हम और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बनाएंगे। ये जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए ओवर बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। ऑलराइट, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, ए ओवर बी लिखा है ना, हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा एंड यहां पे यही सेम चीज इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ऑलराइट, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। इसके दो सेगमेंट है फार्मूले के, ए इंटरसेक्शन बी। ऑलराइट, क्लियर है बेटे? तो इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की मीनिंग क्या होती है? हमारे पास दो इवेंट होते हैं और एक ऑलरेडी हो चुका होता है, तो दूसरे के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो निकालना हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ऑलराइट बेटे, तो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। ठीक है, अच्छा, सिंपल इसमें जो श्योर इवेंट होता है बेटा, उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ध्यान से देखें आप, तो प्रोबेबिलिटी आप किसी भी कंडीशन का सैंपल स्पेस, ये श्योर इवेंट की भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती है। कैसे आएगी? हम यस इंटरसेक्शन एफ लिखेंगे ओवर यस एफ लिखेंगे, यही लिखेंगे ना डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब यू नो वेल एफ इज द सबसेट ऑफ एस, तो एफ इंटरसेक्शन एस में क्या आएगा? पूरा का पूरा एफ आ जाएगा। इट इज वेल, सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो जो श्योर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती कंडीशन पे भी, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल, हाँ यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो दो फार्मूले हमने बताए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब कि अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा ये जो कंडीशनल इवेंट है जो ऑलरेडी अकर हो चुका है वो इम्पॉसिबल इवेंट ना हो, ठीक है। नहीं तो उस सिचुएशन पे फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिफाइन नहीं होगी। सिमिलरली यहां पर भी इस पोजीशन पे भी अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऑलराइट, ये दो बातें हमने बोलना भूल गया था अपने मोमेंट पे, ठीक। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट जो है वो ऑलवेज 1 होती है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। डेफिनेटली एफ इज नॉट नल सेट, एफ इज नॉट नल सेट, ठीक, डज नॉट नल सेट। ओके, पी जो है हमारा नल सेट हो सकता है, यस। एफ हमारा मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू 0, जो कंडीशन हमने पहले बताई है वो ऑलवेज फॉलो करेगी। यहां पे नल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन नल ही आता है, तो ये और ऑर्डर ऑफ नल अगर हम देखें तो वो हमेशा 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नल, ये भी बात कर ले हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नल भी जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज कंडीशन फेल हो जाएगी। तो यहां से हम देख रहे हैं कि श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता,
वो हमेशा के हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। ठीक, उसके बाद यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो उनको भी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला हम लोग 11th में पढ़ते हैं। तो ये आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऑल राइट बेटे, तो यहां से हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में ज्यादा फोकस रखना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या आएगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ओवर ई। ठीक है, ई कोई तीसरा इवेंट है जो ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ए यूनियन बी की? तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सॉरी ए यूनियन ई लेंगे हम यहां पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब कि ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए ओवर ई प्लस प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी ओवर ई एंड माइनस प्रोबेबिलिटी बी ए इंटरसेक्शन बी ओवर ई, ये हो जाएगी बेटे। ठीक है, तो इसको अगर हम डीप में लिख पाएंगे और आगे एक्सपेंड करके, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ई माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई ओवर प्रोबेबिलिटी ई। होप दैट ये जो यूनियन का प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये समझ में आया फार्मूला हमने कैसे लिखा? अगर किसी को कोई डाउट है यूनियन की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझने में, तो विदाउट हेजिटेशन बोले। चलिए ठीक है, फिर हम क्वेश्चन पे आगे लीड करते हैं। वो जेन्युइन है कि उसमें अगर कोई नल सेट होगा तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा हाँ, इसमें कॉम्प्लीमेंट या नॉट हैपनिंग, कोई इवेंट अगर हैपन हो रहा है ई, तो उसको नॉट हैपनिंग और कॉम्प्लीमेंट को हम ई डैश या ई बार से डिनोट करते हैं, एंड ई डैश या फिर ई बार से डिनोट करते हैं। एनसीईआरटी में ज्यादा प्लेस पे ई डिनोट किया गया है। तो ये बात याद रखिए कि ई यूनियन ई डैश इक्वल टू सिंपल स्पेस हो जाता है, और ई इंटरसेक्शन ई डैश जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा? नल आएगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एनी इवेंट, इसको हम नॉट हैपनिंग के आगे एनओटी नॉट ई भी लिख सकते हैं, या फिर नॉट का सिंबल ये होता है, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी सिंबल अगर यूज आए, एनओटी लिखा आए, नॉट ई, या फिर ये सिंबल यूज्ड आए, ऑलवेज समझिए कॉम्प्लीमेंट है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये बहुत बड़ा होगा 10th और 11th में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये डैश कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड वाइस वर्सा। ये इससे क्लियर हो जाएगा कि एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर दो तो दूसरा निकल आता है। कितनी चीजें क्लियर है थ्योरेटिकल? यस और नो?
यस सो क्लियर है। क्लियर है? ऑलराइट, इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग था। ये पहले आपको आज के पहले शायद 11th में शायद मालूम रहा हो, बट 10th तक तो नहीं है मालूम रहा हो, ठीक, क्योंकि 10th में सेट का भी इंट्रोडक्शन नहीं होता, और ये चीज 11th में आपको क्लियर रही होगी, ठीक है। ना भी क्लियर रही हो तो हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है ये बात कि आपको फोकस करना चाहिए इन पॉइंट पे, ठीक। अब इन्हीं को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे देख लो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए ओवर ई प्लस, या बी ही रख लो, ए ओवर बी प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए नॉट ओवर बी, ये दोनों का सम हमेशा 1 ही आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मेन पर्पज यही है बताना हम कि किसी मतलब कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में चलता है, यहां पे हमने पिछले स्लाइड में पिछले पेज में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की बात की है, कंडीशनल की नहीं। वही रूल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे भी फॉलो होता है। मतलब कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ए डैश ओवर बी करें तो ये भी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ए ओवर बी, ठीक है। ऑल राइट, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो हमारे सीक्वेंस में आएंगे। जैसा कि पहला एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल फर्स्ट। पहले हम एग्जांपल लेंगे फिर एक्सरसाइज में आ जाएंगे, ठीक है बेटे। तो एग्जांपल फर्स्ट क्या है हमारा, गिवन है हमको, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, तो डायरेक्ट फार्मूले का यूज आएगा बेटे। पी ए इक्वल टू 1/3, पी बी इक्वल टू 13 है, 3 नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 9/13, और तीसरा दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4/13। हमको बताना क्या है, रिस्पॉन्स देना है, प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी रिस्पॉन्स में लाना है, ठीक। हमको जवाब किसका देना है, आंसर किसका देना है, प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी। मतलब कि ऑलरेडी बी अकर्ड हो चुका है, वो तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट हम फार्मूला लिखते हैं। हम वी आर फैमिलियर विद द फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी बी। तो सारी वैल्यू पुट करना है बस। और इसके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, 1 मार्क्स में, एमसीक्यू में पक्का आता है, ठीक है। या इसी में थोड़ा बहुत अगर ट्विस्ट करके देगा, कॉम्पिटेंसी बनाएगा, तो आगे हम देखेंगे किस टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाता है। 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं मिलते जुलते, थोड़ा बहुत ट्विस्ट दे करके। तो इसमें क्या क्या हमको गिवन है बेटे, 4/9 हो जाएगा, 4/13/9/13 4/13/9/13 हो जाएगा, और 13 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा बेटे। 13 क्या हो जाएगा, कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, तो 4/9 आंसर आ जाएगा। अब दैट कैसे यूज करना है ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब लोग अच्छे स्टूडेंट हो, ये बहुत बेसिक चीज है, वेरी वेरी बेसिक चीज, ठीक है, आपके लिए आज से। दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, वर्ड प्रॉब्लम आ गया बेटे। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट both children are boy when both children are boy, given that at least one of them is boy। अच्छा, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझो, सिंपल स्पेस इसका बनाओ। एक फैमिली है, उसमें 2 चिल्ड्रन है, तो कैसे हो सकते हैं ये 2 चिल्ड्रन बेटे, ये 2 चिल्ड्रन या तो दोनों बॉय हो सकते हैं, लड़का लड़का हो गया फैमिली में, या फिर पहला लड़का दूसरा लड़की हुई, बॉय गर्ल, ठीक है। बीच का काम बॉय गर्ल, ओके।
एंड तीसरा जो है वो क्या हो जाएगा, गर्ल फर्स्ट बॉय सेकेंड, एंड नेक्स्ट क्या है, गर्ल गर्ल। तो सिंपल स्पेस का आउटकम कितना आ गया, सिंपल स्पेस का ऑर्डर कितना आ गया बेटे, 4। अब क्वेश्चन में 2 इवेंट है, एक इवेंट क्या है बेटे, फर्स्ट इवेंट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ चिल्ड्रन आर बॉय। तो हम इवेंट ए को हम बोथ चिल्ड्रन बॉय मानते हैं, इवेंट ए को क्या मानते हैं, बोथ चिल्ड्रंस आर बॉय। चिल्ड्रन की स्पेलिंग हमने क्या लिख दी, चिल्ड्रन आर बॉय। तो इस सेट में अगर देखें हम, इसका सेट लिखे हम प्रोबेबिलिटी से पहले, अगर सेट लिखें तो क्या लिखेंगे हम, सेट में कितने मेंबर आएंगे, कितने एलिमेंट आएंगे, ए इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू केवल एक मेंबर आएगा कि और कहीं दोनों बॉय हैं। इज दिस राइट, यस सर। एक ही मेंबर आएगा। अक्षर प्रेजेंट होना क्लास में, समझ में आ रहा सब कुछ। नेक्स्ट बी इवेंट को हम मानेंगे, बी इवेंट को मानेंगे क्या, फर्स्ट इज बॉय। क्या गिवन है, गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम बॉय। अच्छा वन ऑफ देम बॉय, तो एट लीस्ट वन ऑफ बॉय, एट लीस्ट वन बॉय। तो इस सेट में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, कम से कम एक बॉय होना जरूरी है सर बीबी एंड मतलब कि जीजी नहीं आएगा और जीबी, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है। जनरल है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ए ही आ रहा है, ठीक। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, ये हो गया 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वैसे तो लिखने को हम आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन हम हर स्टेप लिख के दिखा रहे हैं। ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर ऑर्डर ऑफ सिंपल स्पेस, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हो जाएगी वो ऑर्डर ऑफ बी अपॉन ऑर्डर ऑफ एस। ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ बी कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ बी ये कितना है 3, तो ये हो गया 3/4। ऑल राइट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें दोनों बॉय होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, जबकि हमें गिवन है कि एटलीस्ट वन बॉय हो चुका है उस फैमिली में। तो उस फैमिली में एक बॉय हो चुका है, तो दूसरा बॉय होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मींस ए ओवर बी फाइंड करना है। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ए ओवर इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मींस ये आ जाएगा हमारा 1/4 ओवर 3/4। ओके 1/4, 1/4 ओवर 3/4, ठीक है। तो ये 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक। ये 4 कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक। बचेगा क्या हमारे पास 1/3। ये क्वेश्चन समझ में आया, यस और नो, दैट आया होगा, ठीक है। स्टिल का किसी को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है विदाउट हेजिटेशन, ठीक है।
इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर प्रोसीड करेंगे। एग्जांपल नंबर 3। ऑलराइट, एक गुड नंबर ऑफ एग्जांपल है, उसके बाद एक्सरसाइज है। मैडम डायरेक्ट एक्सरसाइज में आ सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज आपके लिए ज्यादातर होती है, तो एग्जांपल अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो एक्सरसाइज खुद करो, ठीक है। फिर भी जो डाउट है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली। तो एग्जांपल नंबर 3 में क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास है क्वेश्चन, हम रीड करते हैं, ध्यान से सुनिए, आप भी रीड करिए बुक में। बुक सबके पास होगी। 10 कार्ड नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10, ओके, एंड प्लेस इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड थरोली। एक बॉक्स लिया, उसके अंदर 10 कार्ड जिसपे नंबर लिखे थे 1 to 10, उनको मिक्स करके डाल दिया बॉक्स में और हिला दिया, उनको सेक कर दिया, अच्छे से थरोली मिक्स कर दिया, ठीक है। एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, उनमें से एक कार्ड निकाला गया। इफ इट इज नोन दैट द ड्रॉन कार्ड इज more than 3, then find the probability of even number, ठीक है। तो क्या है कि कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन किस टाइप का है? कंडीशनल का है। कैसे जाने कंडीशनल? क्योंकि दे रखा है कि इफ 1 कार्ड इज ड्रॉन मोर देन 3, ये बात हमको पता है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए को क्या माने? नंबर ड्रॉन इज मोर देन 3। मोर देन 3 कहा है ना, इक्वल तो नहीं कहा। इट इज नोन दैट नंबर ड्रॉन मोर देन 3, हाँ यस, मोर देन 3 कहा है। और सैंपल स्पेस में कितने होंगे बेटे? क्योंकि बिकॉज ऑफ एक ही कार्ड ड्रा कर रहा है, तो एक कार्ड ड्रा कर रहा है, तो सैंपल स्पेस में कितने होंगे? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 तक लिख रहा हूं, 10 कार्ड होंगे। ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होने वाला है? 10 होने वाला है। ऑर्डर ऑफ ए सेट कितना होगा? 3 से मोर, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 10, ठीक है। ये सेट ए हो गया। सेट बी में क्या है? सेट बी में इवन नंबर है। इवेंट बी क्या है? इवन नंबर, इवन नंबर। तो इवेंट बी में इवन नंबर है, इसका मतलब इसमें 2, 4, 6, 8, 10 ये आएंगे बेटे, ठीक है। अभी हमको ऑर्डर ऑफ ए चाहिए। हमसे आपकी बार क्या पूछा? अब आप बताइए, प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी पूछा है या प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए? हमको क्या निकालना है? ये निकालना है या फिर ये निकालना है? ऊपर वाला या नीचे वाला, कौन सा निकालना? आप लोग जजमेंट लीजिए और बताइए थोड़ा दिमाग लगा के, कौन सा हमको निकालना है? रेड टिक वाला, ग्रीन टिक वाला निकालना है या रेड टिक वाला? ग्रीन टिक। हाँ बेटे, ग्रीन टिक। ग्रीन टिक निकालना है। अच्छा, आपका क्या रिस्पॉन्स है? सर ग्रीन टिक। ग्रीन टिक ही रिस्पॉन्स है, ठीक है बेटे। गिवन क्या है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। गिवन में क्या है? जो गिवन होता है वो नीचे होता है, ठीक है। गिवन है कि इट इज गिवन दैट, ठीक है। इफ इट इज नोन दैट द कार्ड ड्रॉन इज, नोन का मतलब क्या? हमको पता है, गिवन है कार्ड ड्रॉन, हमको रेड वाला निकालना है, ये कैलकुलेट करना है बेटे, ये वाला नहीं। हमको पता है कि ए ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, हमने कार्ड निकाल लिया है। और उन कार्ड, वो कार्ड क्या है?
3 से बड़े हैं, ग्रेटर देन 3 है, नंबर ड्रॉन मोर देन 3। अब उन जो कार्ड निकाला उनमें से इवेंट नंबर कौन सा है? तो ए इंटरसेक्शन बी फटाक से निकालो बेटे। ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? 4 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। ठीक, तो अब की बार हम शॉर्टकट वाला ले लेते हैं। ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ? ये 4 हो गया। ऑर्डर ऑफ ए कितना हुआ? 9 है। ऑर्डर ऑफ बी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑर्डर ऑफ ए कितना होगा? 3 कम हो जाएंगे, 7 है। अब की बार हम शॉर्टकट फार्मूला यूज कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी, सॉरी बी ओवर ए लेना है हमको। क्या लेना है? बी ओवर ए। प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए। बी ओवर ए क्या आएगा बेटे हमारे पास? बी ओवर ए आएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर ऑर्डर ऑफ बी, सॉरी ए। बी ओवर ए निकालना है ना, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए, ये कितना आ जाएगा? 4/7। अब आप आंसर चेक कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आप चाहते हैं तो दूसरा वाला प्रोबेबिलिटी, आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा सकते थे। ए ओवर बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमें ए लिखना, बार बार बी क्यों लिख रहे हैं? बी ओवर ए लिखना है आपने को। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन समझ में आया? थर्ड एग्जांपल, एस और नो। चलो क्लियर हुआ बेटे? जो भी हमको गिवन रहेगा, नोन होगा, वो कंडीशन है। ठीक है, तो यहां पर ये मालूम है ऑलरेडी हमको कि नंबर इज ग्रेटर देन 3, तो वो कंडीशन है। उसी कंडीशन पे हमको इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। इन अ स्कूल 1000 स्टूडेंट आर देयर, 430 गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? स्कूल के सारे स्टूडेंट को हम सैंपल स्पेस मान लेते हैं। गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स के सेट कितना है? 430। बॉय कितने हैं? अच्छा, ये है। आगे क्या बोल दिया इसने? इट इज नोन दैट out of 430 girls, 10% girls studying in 12th की गर्ल्स कितनी है? 12th की गर्ल्स, 12th की गर्ल्स कितनी है? इसका 10% कितना हो जाएगा? 430 इंटू 100। तो 12th की गर्ल कितनी है? 43 गर्ल्स हैं 12th में। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है, ये नॉन है बेटा, इसको ध्यान देना, यहां लिख लो KNOWN। नॉन या गिवन लिख सकते हो। जब कंडीशनल लगाओगे तो इसी के साथ लगेगा। ठीक है, अब अगला क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a student chosen randomly? What is the probability that a student chosen randomly studied in class 12 and that is the girls of the class 12th? What is the probability? What is the probability that a student is chosen randomly studied in class 12? मतलब क्लास 12 के स्टूडेंट चूज किए जा रहे हैं। गिवन दैट chosen student is girl, okay,
चूजन स्टूडेंट गर्ल है, तो 12th में कितने स्टूडेंट है ये नहीं बताया। हाँ चलिए फिर भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स ऑफ 12th कितनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 12th गर्ल्स, 12th गर्ल्स ये कितना आएगा, 43/1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 0.043 आएगा। कितना आएगा, 0.043। ये हमको गिवन है। ठीक है, टोटल गर्ल कितना है, टोटल गर्ल कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल गर्ल कितना है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल है 430/1000 टोटल इक्वल 0.43। अब देखिए गर्ल और 12th गर्ल, गर्ल इंटरसेक्शन 12th गर्ल, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आने वाला है, जितना था वही आएगा 12, क्योंकि 12th की गर्ल तो टोटल गर्ल में है ना, तो ये 43 ही आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 12th गर्ल इंटरसेक्शन 12th गर्ल एंड गर्ल इक्वल टू कितना आएगा, 43/1000। तो ये भी आएगा 0.043। ऑल राइट, अब हमको क्या मालूम है, वी नो दैट वी चूजन अ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 12 एंड इट इज गर्ल। हमको क्या पता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजन randomly study from class 12 and given that, यहां पे given लिखा है, given that girl is, that is a girl। हम क्लास 12 से स्टूडेंट चूज कर रहे हैं, स्टूडेंट कहां से चूज कर रहे हैं, क्लास 12 से। ठीक है, और वो क्या है, गर्ल है, हमको इस बात का पता है। तो प्रोबेबिलिटी गर्ल है, और स्टूडेंट कहां से चूज कर रहे हैं हम, क्लास 12th की गर्ल से। ठीक है, क्लास 12 से ले रहे हैं, तो क्लास 12th का स्टूडेंट गर्ल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्लास 12th का स्टूडेंट चूज किया गया है, और ओवर वी नो दैट प्रोबेबिलिटी किसकी है, गर्ल्स की है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, मतलब इंटरसेक्शन में जितना आया है 043/0.43, ये कितना आ जाएगा बेटे, ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, नीचे एक जीरो और बढ़ा लो तो प्लेस बराबर हो जाए, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, और 43/430, 43/430 मीन्स 1/10, 1/10 मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 0.1 ऑल्सो। समझ में आया बेटे, या कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा हमको। कोई डाउट बेटे, नो सर, नो डाउट। अक्षर बेटा आपको, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है। चले फिर आगे अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम। डाई कितनी बार थ्रो किया जा रहा है, 3 टाइम। ध्यान से उसके खो, डाई को 3 टाइम थ्रो किया जा रहा है, तो सिंपल स्पेस कितना होगा, एक बार में 6 आता है, 6 × 6 × 6, टोटल कितना आ जाएगा, 6⁻³ यानी 216। ये सिंपल स्पेस हो गया। ये क्लियर है, यस और नो, सिंपल स्पेस।
इवेंट ए एंड बी आर डिफाइन बिलो। इवेंट ए क्या है बेटे? 4 on third die, 4 on third die। तो इसका ऑर्डर ऑफ ए कितना होगा, कोई बताएगा हमको? ऑर्डर ऑफ ए, पहली 2 डाई पे कुछ भी हो सकता है, तो पहली 2 डाई पे 6 into 6 और थर्ड डाई पे 1, तो कितना हो गया इसका ऑर्डर? 36। 36। ये क्लियर है? ऑर्डर निकालना, इवेंट ए का ऑर्डर निकालना, ठीक है। इसके बाद इवेंट बी जो है 6 on the first die and 5 on the second die। 6 कहां पे हो? ए बी में, सेट बी में, इवेंट बी में 6 on first die एंड क्या है? 5 on second die, सेकेंड डाई। तो इसका ऑर्डर कैसे निकलेगा? इसमें तो एक ही है, एक नंबर फिक्स किया है, 1 into 1। इसमें भी सेकंड में भी सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड में क्या है? थर्ड में तो कोई भी नंबर आ सकता है ना। तो ऑर्डर ऑफ बी कितना है? 6। क्लियर है? व्हाट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए गिवन दैट बी इज ऑलरेडी अकर्ड। क्या निकालेंगे बेटा, ए ओवर बी या बी ओवर ए? क्या कैलकुलेट करेंगे, ए ओवर बी या बी ओवर ए? A upon B। ए ओवर बी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बी ऑलरेडी अकर हो चुका है। अब इंटरसेक्शन देख लो बी और ए में। बी में इंटरसेक्शन और ए में इंटरसेक्शन क्या आएगा? इसमें कितने मेंबर आएंगे, इसका ऑर्डर। ये क्रिटिकल सिचुएशन है, इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। पहली डाई पे 6 एक पोजीशन, ठीक है। पहली डाई पे 6 एक पोजीशन, ठीक। दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा बताइए हमें। आई होप एक ही नंबर आएगा। पहली डाई पे 6 डाल दो और दूसरी डाई में 5 डाल दो। इसमें तो कुछ भी आ सकता है ना, इन दोनों में तो आ सकते हैं 6 में 6, और तीसरी डाई में 4 डालना ही डालना है, तो एक ही आएगा। ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? 1 आएगा बेटे। अब निकाल दो प्रोबेबिलिटी, कितनी आ जाएगी? ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर ऑर्डर ऑफ बी, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1/6। इज दिस राइट? ऑफ कोर्स राइट बेटे। बेटे हमने डीप रिस्पॉन्स मतलब कि आउटकम नहीं लिखे, लेकिन हमने परमुटेशन का यूज किया है यहाँ पे। ये जो भी वर्क किया है हमने किसकी हेल्प से किया है? परमुटेशन की हेल्प से हमने किया है ये वर्क, ठीक। यहां भी परमुटेशन का ही यूज हुआ है, ध्यान से देखो तो। इस प्लेस पर एक ही मिलना है, इस प्लेस पर भी एक ही मिलना, और ये प्लेस भी एक के लिए रिजर्व हुआ है, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। कोई दिक्कत है, कोई डिफिकल्टी है तो बोलिए। ये एग्जांपल नंबर 5 है। ऑलराइट, क्लियर है बेटे? नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 6। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 6।
क्या है नेक्स्ट एग्जांपल हमारा बेटे? अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, अब की बार कितने बार में थ्रो किया गया है? 2 टाइम में। एंड तो सैंपल स्पेस कितने आएंगे? सैंपल स्पेस कितने आएंगे? 6 × 6 यानी कि 36। A die is thrown twice and the sum of a number appeared is observed to be 6. सम कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। सम ऑफ द नंबर, सम ए बी, ए पहली डाई पे, बी दूसरी डाई पे, टोटल कितने? 6 हैं। तो इसको हम इवेंट ए नाम दे देते हैं, इवेंट ए। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना आएगा? सम 6 कहां कहां हो सकते हैं? आई होप कहीं नहीं होंगे, कि होंगे? होंगे भाई। सम 6 कहां कहां होंगे? 1 5 होंगे, 2 3 होंगे, नहीं 2 4 होंगे, 2 4 होंगे, 4 4 होंगे, नहीं 4 2 होंगे, नेक्स्ट 3 3 होंगे, 1 5 5 1 होंगे, और कहीं आएंगे 6? चेक करो जरा, और कहीं 6 आएंगे? ओ दैट नॉट। अगर मिलते हैं तो बताइए हमको रिपोर्ट करके। तो इसके ऑर्डर में हम 5 लिख ले रहे हैं तब तक, ठीक है? Find the conditional probability that 4 appeared at least once. 4 appeared at least once का मतलब क्या है? कम से कम एक बार आया हो 4, ज्यादा से ज्यादा कितने भी बार आ जाए 4। तो 4 अपीयर होने की बी, इवेंट बी ले लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ बी क्या होगा? बी क्या है? 4 अपीयर्ड एट लीस्ट 1, 4 अपीयर एट लीस्ट 1, एट लीस्ट वंस। तो बेटे इसमें कितने आएंगे? ऑर्डर ऑफ बी 4 अपीयर होने के कितने? 11 आएंगे। देखो 1 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 4, 6 4, उसके बाद 4 1, 4 2, 4 3, 4 4 हो चुका है, 4 5 एंड 4 6। कितने हैं टोटल? देखिए, आई होप दैट ये 11 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके ऑर्डर ऑफ बी कितना है? 11 है। अब ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लो। कितने मेंबर आ रहे हैं? 2 4 4 2, 2 ही आएंगे बेटे, 2 4 और 4 2। हाउ मेनी मेंबर आर देयर? ओनली 2 मेंबर आर देयर बेटे। ओके, इंटरसेक्शन में 4 2। ऑल राइट, ऑल राइट। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? क्या निकालना है? ए ओवर बी या बी ओवर ए? व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट the number 4 has appeared at least once? ए ओवर बी निकालना, बी ओवर ए। क्लियर करिए क्वेश्चन को रीड करके। A die thrown twice, sum of dice appearing is observed 6. What is the probability, conditional probability that the number 4 has appeared at least? तो 4 ओवर बी ही बताना है, ओवर ए नहीं, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी मतलब सम 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जबकि हमको दिया है
कि एटलीस्ट 1/4 ऑलरेडी आ चुका है, तो उसमें या तो 1/4 आ चुका है, तो एटलीस्ट 1/4 में क्या है, या तो दूसरी बार 4 आया, पहली बार 2 आया है, ठीक, दूसरी बार 4 आया, पहली बार 2 आया, या फिर पहली बार 4 आया, दूसरी बार 2 आया, तभी तो 6 होगा। तो जो कि ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर ऑर्डर ऑफ बी, कितना आ जाएगा ये, ए इंटरसेक्शन बी का ऑर्डर कितना, 2/5। चेक करो आंसर। फाइनल आंसर चेक करो, यस ऑफ कोर्स राइट है। समझ में आया बेटे? हेलो, यस सर, आ गया है। कोई दिक्कत है इस एग्जाम्पल को समझने में? अच्छा बेटे, नो सर, समझ आ गया। एनी डिफिकल्टी देन टेल मी। तो बेटे अब बताओ, एक्सरसाइज को आराम से 5 मिनट में दे रहा हूं देखने को, 5-5 क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 1 मिनट दे रहा हूं। फर्स्ट 5 क्वेश्चन दोनों लोग बताइए अपने अपने, कौन सा मैं एक्सप्लेन करूं, कौन सा तुम कर पाओगे। जो कर पाओ उसको स्किप कर दो, या फिर 1 मिनट में हो जाए तो सॉल्व करके आंसर भी चेक कर लो। हम 5 मिनट दे रहे हैं 5 क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन 1 to 5। पहले पढ़ना है, पहले पढ़ना। सर 1st to 5th कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट टू फिफ्थ तक कोई डाउट नहीं। अच्छा बेटा आपको, सर रिएक्शन देख रहा हूँ। हाँ देख लो एक बार, ऑब्जर्व कर लो। सर नहीं है अभी तो कोई। अभी नहीं है, चलो फिर 6th हम करवा देते हैं। ऑलराइट, 6th क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिटरमाइन ई ओवर एफ। ये पहले ही बता दिया कि हमेशा क्या फाइंड करोगे, ई ओवर एफ करोगे। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है बेटे, हेड ऑन थर्ड कॉइन। अच्छा क्वेश्चन में क्या किया है, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। कॉइन टॉस किया गया कितनी टाइम, 3 टाइम। तो इसका सैंपल स्पेस कितना होगा, 2 into 2 into 2, टोटल 8। आप चाहो तो सैंपल स्पेस के जो सैंपल पॉइंट है उनको भी लिख सकते हो, हेड 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 हेड, ठीक है, हेड हेड टेल, उसके बाद हेड टेल टेल, उसके बाद हेड टेल हेड, उसके बाद टेल हेड हेड,
उसके बाद टेल हेड, एंड लास्ट में टेल। कितने हो गए? 8 हो गए, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7, एक बचा, कौन बचा है? टेल हेड हो गया, टेल बचा है, टेल हेड टेल, ये नहीं हुआ था। हाँ, अब 8 हो गए। तो ये हमारा सैंपल स्पेस है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? हेड ऑन थर्ड टॉस। ई में क्या है? ई में क्या है? हेड ऑन थर्ड टॉस। देख लो, थर्ड टॉस में हेड कहां कहां है? थर्ड टॉस में हेड कहां कहां पर है? ऑब्जर्व करो, 1 और 2 और 3 और 4, 4 में है। कितने में है? 4 में। 4 को लिख लो, हेड, ठीक। उसके बाद हेड, उसके बाद टेल हेड। कोई रिपीट तो नहीं हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद टेल हेड, ठीक। इन 4 में हेड हमारा पहले पोजीशन, मतलब कि लास्ट पोजीशन पे है, यही बोला था उसने, थर्ड अपीयर में, ठीक। तो ये ऑर्डर ऑफ हेड कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ इवेंट ई, ये कितना आ जाएगा? 4, ठीक। नेक्स्ट एफ का पूछा है। एफ में क्या बताया है? हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। फर्स्ट 2 टॉस में हेड कंपल्सरी कर दिया है। तो फर्स्ट 2 टॉस में हेड कहां कहां है? गिनो, 1 2, और कहीं? नो सर, और कहीं नहीं है, 2 ही हैं। कौन कौन? हेड। और कहीं हो तो बताइए हमको, जल्दी से देख के, ऑब्जर्व करके। सर 2 ही हैं। 2 ही हैं, ऑल राइट। तो ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ एफ भी देख लो, ऑर्डर ऑफ एफ भी देख लो, कितना है? 2 है। चलो, अब ऑर्डर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा? ये 1 आएगा, आई होप। हाँ, 1 आएगा। 1 ही मेंबर है ना, हेड। तो प्रोबेबिलिटी ई ओवर एफ निकाल लोगे तो काम खत्म। ऑर्डर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। कुछ पूछ रहे हैं बेटे? सर 1 by आंसर 2 कैरी। हाँ, आंसर 1 by 2 आ गए। आंसर चेक कर लो, आंसर सीट पे बैठे। बाकी के पार्ट कर पाओगे अपने आप से। सैंपल स्पेस लिख चुका हूं मैं, तो होप दैट बाकी के पार्ट बन जाने चाहिए। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बाकी के पार्ट में। डेफिनेशन जो लिखी है इवेंट की, उसको फॉलो करो, सैंपल स्पेस से इवेंट लिखो, उसका ऑर्डर चेक करो, फार्मूला लगाओ ई ओवर एफ का, हो जाएगा। अच्छा बेटे, हो जाएगा? यस या नो, या कोई और करो इसका? किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो बोलिए भाई, अदरवाइज आगे बढ़े हम। चलो, होप करते हैं कि हो जाएगा। तो या फिर डिफिकल्टी आए तो बाद में भी पूछ सकते हो, ठीक है। अभी ये होप कर रहे हैं कि इसका 6th का सेकंड और थर्ड पार्ट खुद से कर पाओगे। हम 7th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 2 कॉइन आर टॉस्ड वंस। 2 कॉइन वंस टॉस किए हैं। सिंपल स्पेस क्या होगा? वही 2 चाइल्ड वाला, हेड टेल, टेल हेड, टेल, ठीक है। ऑर्डर सिंपल स्पेस हो गया। ऑर्डर ऑफ सिंपल स्पेस क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है इसमें? फर्स्ट पार्ट,
इवेंट ई में क्या है, टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, किसी भी एक पे टेल अपीयर हो, टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, केवल एक पे हो, हेड टेल टेल हेड, दोनों पे ना हो, ओनली वन, ओनली वर्ड तो नहीं यूज किया है, लेकिन फिर भी टेल अपीयर ऑन वन कॉइन लिखा तो ये कंफर्म कर रहा है। ठीक है, यप में क्या है, वन कॉइन सोज हेड, तो ये भी वन कॉइन सोज हेड, दोनों कॉइन सोज हेड तो नहीं लिख रहा है, तो इसमें हेड टेल टेल हेड। इसका देखो क्या आ रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 1 आ रहा है, 7 का फर्स्ट। आंसर शीट चेक करो, डाउट सा लग रहा है। वन कॉइन सोज हेड, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन सोज हेड। अच्छी तो कोई बात कह नहीं रहा कि एटलीस्ट एट मोस्ट, तो दोनों हेड ले लेंगे हम। और पहले वाले में भी क्या कह रहा है, टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, रिस्ट्रिक्शन तो कोई दिया नहीं है, इसमें भी दोनों टेल ले सकते हैं हम। अब ई इंटर एफ कर लो, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आ रहा है, 2 आएंगे, हेड टेल टेल हेड। आंसर देखो 2/3 आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ ई ओवर एफ 2 आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एफ। आंसर शीट देख के बताओ कितना आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है कि 2/3 आ रहा है। वन आ रहा है सर। 1 आ रहा है तो फिर नहीं लिया जाएगा, 1 आएगा तो ये फिर एलिमेंट नहीं लिए जाएंगे, ये नहीं लिया जाएगा और ये भी नहीं लिया जाएगा। ठीक, तो ये सही है इंटरसेक्शन। बेटे 2 सर। हम बता रहे हैं ना, इसमें ऐसा कुछ तो कहा नहीं एटलीस्ट एट मोस्ट। इसमें क्या बोला है, पहले बोला है कि हेड अपीयर ऑन वन कॉइन, टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, तो एक ही कॉइन पे बात कर रहा है ना, दोनों कॉइन ठीक का है। थोड़ी बात कर रहा है, या एटलीस्ट एट मोस्ट का नहीं। सिमिलरली दूसरे में क्या बोला है, दूसरे में बोला है कि हेड अपीयर वन कॉइन सोज हेड, तो ओनली वन कॉइन शो करेगा हेड, दोनों कॉइन हेड की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां ऑर्डर ऑफ एफ भी 2 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एफ कितना हो जाएगा, बोर्ड हैंग हो गया क्या, नहीं, तो यहां पे ऑर्डर ऑफ एफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/2 हो जाएगी, जो कि 1 होगी। टू ओवर टू, ठीक है। सेकंड पार्ट करके चेक कर लो, या मैं ही करा दूं। सेकंड पार्ट में क्या कहा, नो टेल अपीयर, नो टेल अपीयर मतलब दोनों हेड, तो ई का क्या आएगा, ई का हेड हेड हो गया। ठीक, और दूसरे में क्या कहा, नो हेड अपीयर, ये तो इम्पॉसिबल हो गया ना, नॉट डिफाइन, नो हेड अपीयर, नो हेड अपीयर मतलब टेल 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 टेल, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा,
0 हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी E ओवर F क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आंसर चेक करके बताइए, देखिए सही है। यस सर 0 ही है। हाँ, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करें। ठीक है सर। और बाकी रेगुलर रहोगे तो इस वीक के एंड तक इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर खत्म हो जाएगा अच्छे से, एग्जांपल एक्सरसाइज सब। ठीक है, ओके सर। तो आज का लेक्चर एंड करते हैं बेटा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके सर थैंक यू। बाय बेटा।